अहमद, इस वक्त अमली इक़दामात पर बयानात हावी हो चुके हैं जो डेडलॉक का बायस है। व्हाइट हाउस 38 दिनों में ईरानी दिफा की तबाही का दावा कर रहा है, जबकि इंटेलिजेंस इदारे इसके बिल्कुल बरक्स रिपोर्ट दे रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस विजिबल रिफ्ट बिटवीन द पेंटागन एंड द व्हाइट हाउस? जी बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें जब मुज़ाकरात का एक सेट स्टैंडर्ड होता है, आजकल की दुनिया के जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसमें इन्फो ऑप्स या रेटरिक का इस्तेमाल किया जाता है जंगों के दौरान। उसी तरीके से आपने देखा कि जब से डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आए हैं उसके बाद से जिस तरीके का सेटअप वो रन कर रहे हैं स्पेशली ड्यूरिंग वॉर्स, तो वो रेटरिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प होता है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। और दूसरी तरफ जो पार्टी होती है वहां से भी रेटरिक का इस्तेमाल किया जाता है। सो अभी जो आपको रेटरिक शार्प होता हुआ नजर आ रहा है वो जब जब भी कोई पीस प्रोसेस या कोई नेगोशिएशन टेबल के ऊपर आने वाली होती है या कंसोलिडेशन के करीब चीजें जा रही होती हैं, तो आमतौर पे जो फरीकैन होते हैं वो रेटरिक का इस्तेमाल करते हैं टेबल के ऊपर अपनी स्पेस और अपने लेवरेज को इंक्रीज करने के लिए। तो इसी वजह से आपको जो रेटरिक है वो ज्यादा तेज, ज्यादा सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। नहीं होता कि जो रेटरिक है वो रियलिटी के साथ इन सिंक और इन लाइन हो। इसमें जरूरी नहीं होता कि वो सच के ऊपर मबनी हो, जरूरी नहीं होता कि वो जो ग्राउंड के ऊपर आपकी अचीवमेंट्स हैं उन्हीं की अक्कासी कर रहा हो। रेटरिक का मतलब ही ये होता है कि वो दूसरे दुश्मन को, आपके को या हरीफ को प्रेशराइज कर सके बाय ऑल मींस, कि वो टेबल के ऊपर बैठने से पहले अंडर प्रेशर हो और आपकी बताई हुई जो बातें हैं, शराइत हैं, उनके ऊपर वो पूरा उतर सके। बिल्कुल सही। और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का भी अगर हम हवाला दें तो उसके मुताबिक बहरिया के वजीर जॉन सी फेलन को जहाज साजी के मंसूबों पर इख्तलाफ की बिना पर फारिग किया गया है। क्या आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ एक बहाना है, एक्सक्यूज है, और असल वजह ईरान के खिलाफ नाकाम बहरी हिकमत अमली है जिसने अमरीकी दिफाई निज़ाम में दरारें डाल दी हैं और बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा कर दिया है? जी देखें, इसमें देर इज़ नो डाउट कि ये जो जंग है जो ईरान के खिलाफ यूएस की तरफ से जो जंग हुई है वो जंग उस तरीके से पॉपुलर नहीं थी जितनी जितनी माजी की जंगें अमेरिका के अंदर पॉपुलर। और उसकी वजह है, उसकी एक बैकग्राउंड है। अमेरिका के अंदर आप उससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, आप उसके साथ अग्री भी कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका में एक सोच बाकायदा तौर के ऊपर मौजूद है कि अमेरिका को वो जंगें जिससे डायरेक्ट बेनिफिट यूएस को नहीं है बल्कि इसराइल को है, तो अमेरिका को उन जंगों में शामिल नहीं होना चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप जब इख्तियार में आए हैं तभी भी ये सेंटिमेंट बहुत ज्यादा पॉपुलर था और उसकी वजह है एक तो अमेरिका की जो इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट, जो अमेरिका के ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर आता है इसराइल को सपोर्ट करने की वजह से, जो उनकी प्रायोरिटीज जो हैं वो घर के ऊपर खर्च करने की बजाय रीजनल वॉर्स और अपनी मिलिट्री जो वेट है उसको पूरी दुनिया के अंदर फैलाने के ऊपर खर्च होता है। तो वो एक अप्रोच जिसको टकर कार्लसन भी जिसकी नुमाइंदगी करते हैं, वेंस भी उसकी नुमाइंदगी करते रहे, इवन डोनाल्ड ट्रंप भी उसके रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि हमें उन जंगों से निकलना चाहिए। सो ये बेसिक फाउंडेशनल फंडामेंटल एक अंडरस्टैंडिंग है अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। सो जब ये ईरान के ऊपर जंग हुई थी तो आपने देखा, अभी आपने थोड़े हफ्ता पहले देखा कि अमेरिका के अंदर 90 लाख लोग भी सड़कों पे निकले हैं। बर्नी सैंडर्स, रॉबर्ट डनेरो, इस तरह के बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने ये ईरान के ऊपर होने वाली जंग के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, अमन की बात की है, पीस की बात की है। उसी तरह अमेरिका के सिस्टम के अंदर, पावर कॉरिडोर्स के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि ये जंग हो। सो आप इस जंग को 100% बैकिंग नहीं थी एवरी एलिमेंट ऑफ अमेरिकन सोसाइटी की। कहीं पे अवाम, कहीं पे कोई और लोग खिलाफ थे, कहीं पे जो एक्टर्स हैं वो खिलाफ थे, कहीं पे पॉलिटिशियंस खिलाफ थे। बर्नी सैंडर्स की आपने ट्वीट्स देखी। सो इस वजह से वो जो पॉपुलैरिटी आमतौर पे अमेरिका जंगों से पहले इंजॉय करता रहा है कि एक जंग से पहले सारी कौम उनके साथ होती, इस जंग में हालात थोड़े से मुख्तलिफ थे। इवन जो करीब तरीन अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नमेंट के करीब तरीन लोग हैं, वो भी इख्तलाफ कर रहे थे इस जंग से, कि उनका भी ये कहना था कि इसराइल के लिए हमें अपनी फौज को वहां पे नहीं भेजना चाहिए। सो इस वजह से आपको ये सारे मामला जो हैं वो नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन इन सारे फैक्टर्स जो आपने गिनवाए हैं अहमद, कि उसको बैकिंग नहीं थी, इस मौजूदा हुकूमत को उस तरह की इंजॉय नहीं कर सके उस जंग को, उसकी पॉपुलैरिटी को, उसके बावजूद हम देख रहे हैं सदर ट्रंप की जिद वहीं की वहीं है। उनका ये जुमला कि टाइमलाइन वही होगी जो कमांडर इन चीफ तय करेंगे, एक आमराना लहजे की अक्कासी करता है। डज दिस मीन कि ट्रंप इज बाईपासिंग द प्रोफेशनल एडवाइस ऑफ हिज जनरल्स, और ये जिद अमेरिका को एक ऐसी जंग में धकेल सकती है जिसका अंजाम वियतनाम या अफगानिस्तान से भी इबरतनाक हो सकता है?
सर देखिए, मैं ये हरगिज नहीं कहा कि गवर्नमेंट को बैकिंग नहीं है। मैंने ये बात कही है कि गवर्नमेंट के अंदर भी श्योरिटी नहीं थी इस जंग को लेके, क्योंकि हम्म। डोनाल्ड ट्रंप, आपने देखा जब राइजिंग लाइन वन लेकिन हुआ उसकी तब भी पब्लिक की उन्होंने तो बैकिंग नहीं थी ना, आई मीन दे डिडंट वांट इट। पब्लिक, हम्म। जी जी, पब्लिक की बैकिंग नहीं थी। जिस तरह राइजिंग लाइन वन भी हुआ, एक तो जी। पब्लिक की बैकिंग थी, उसके साथ साथ गवर्नमेंट खुद भी कॉन्फिडेंटली इस जंग में शामिल नहीं होना चाहती थी। मुझे ऐसा जाती तौर पे मुझे ऐसा लगता है। राइजिंग लाइन वन के दौरान आपने देखा इसराइल ने बहुत ज्यादा पुश किया डोनाल्ड ट्रंप को कि आप इस जंग में शामिल हो, बट ही रेजिस्टेड। दूसरा, जब यहां पे भी जंग हुई तो आपने देखा कि जंग के पहले 24 घंटों के अंदर जब दो ममालिक ने ईरान के ऊपर हमला किया, और उस हमले के बाद दोनों ने, क्योंकि जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव से हमले के उसमें इख्तलाफ आ गया, और अमेरिकन ने कहा कि हमने तो सिर्फ लोकेशन दी थी, अटैक इसराइल ने किया। जब ये सारी बातें शुरू हो गई तो इसका मतलब ये है कि हाफ हार्टेडली अमेरिकन गवर्नमेंट भी इस जंग में शामिल हुई थी, और उनको रियलाइज हो गया था कि उनको ये जंग जो है ये बेनिफिट नहीं करेगी अमेरिका के लोगों को। और अगर आप अमेरिका फर्स्टर्स की बात करते हैं, जब जो कहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट है या हमारी प्रायोरिटी अमेरिका है, बाकी चीजें बाद में है, तो उनके लिए ये हम्म। चीज बेनिफिट नहीं होगी आपकी। तो दिस इज व्हाट माय पॉइंट ऑफ व्यू इज। आपका क्वेश्चन, सॉरी, मुझे जो आपने किया था वो दोबारा अगर आप कर दें। ऑब्वियसली कि ये जिद फिर उनको उस इंजाम तक लेके जाएगी ना, कि वो इंजाम जो वियतनाम और अफगानिस्तान से भी इबरतनाक हो। जी, वो डिपेंड करता है। देखें, आमतौर के पे जब एक दफा सीज फायर हो जाती है, तो सीज फायर बहुत क्रिटिकल और बहुत मुश्किल एक चीज होती है उसको अचीव करना कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के अंदर। एक दफा अगर सीज फायर हो जाए तो सीज फायर के बाद इमीडिएटली वापस जंग में जाने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। हम्म। सो अभी सीज फायर है, और फिर उसके बाद सीज फायर एक्सटेंड भी हुआ है। सो वियतनाम और अफगानिस्तान, ये बहुत अरसा अमेरिका ने लड़ने के बाद उस स्टेज के ऊपर पहुंचा था। मुझे जाती तौर पे ऐसा लगता है, जो अभी फिलहाल आज जब हम बात कर रहे हैं, जो इंडिकेटर्स हैं वो ये हैं कि शायद इतनी दूर तक बात नहीं जाएगी, और होपफुली वी विल अचीव एक सीज फायर, एक फ्रेमवर्क फॉर पीस अचीव हो जाएगा। क्योंकि इस वक्त अमेरिका वियतनाम की वॉर के अंदर, अमेरिका को बहुत अरसा लगा था ये रियलाइज करने में कि हम्म। ये जंग बर्डन बनती चली जा रही है। अफगानिस्तान की जंग में भी अमेरिका को बहुत अरसा लगा ये समझने में कि ये जंग बर्डन बनती चली जा रही है। और उसके साथ कंपाउंडिंग फैक्टर्स का जो इंक्रीजिंग फुटप्रिंट था मिडल ईस्ट के अंदर, इराक के ऊपर अटैक, हम्म। सीरिया के अंदर इन्वॉल्वमेंट, और फिर उसके बाद घर में जो नियो कंजर्वेटिव एवेंजलिकल्स थे, रिचर्ड पर्ल जिनको रिप्रेजेंट करते थे, उनकी भी ग्रिप जो थी वो कमजोर होती चली जा रही थी। तो ईरान वाली जो जंग है, आई थिंक इसको अभी अफगानिस्तान और वियतनाम से वो कंपेयर करना, आई थिंक इनका कोई आपस में कंपैरिजन नहीं है। क्योंकि अमेरिका को इस जंग के पहले हफ्ते के अंदर ही रियलाइज हो गया था कि ये जंग जो है ये इतनी उस आसानी तरीके से से, वो, हाँ, उस जी, उस आसानी से वो तरीके से जीत भी नहीं सकते और निकल भी नहीं बूट्स सकते। ऑन ग्राउंड और वो सारी चीजें इन्होंने उस तरीके से लॉन्च भी नहीं की जिस तरह अफगानिस्तान और इराक में की। सो इन दोनों वॉर्स का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है मेरे नजदीक। ये जो यूरेनियम की बात है, क्योंकि ईरान, देखें, ईरान हैज ऑलवेज बिन वेरी फ्लेक्सिबल रिगार्डिंग द न्यूक्लियर प्रोग्राम या न्यूक्लियर JCPOA के दौर में भी ईरान ने बहुत फ्लेक्सिबिलिटी शो की। ओमान में मुज़ाकरात के अंदर भी ईरान ने बहुत फ्लेक्सिबिलिटी शो की। सो आई थिंक अमेरिकन को भी इस बात की रियलाइजेशन है कि ईरान इज फ्लेक्सिबल ओवर द न्यूक्लियर प्रोग्राम। लेकिन ये जो यूरेनियम वाली सारी बात है, देखिए, अब इस वक्त जब जंग रुक चुकी है, काइनेटिक जो ऑपरेशंस हैं वो बंद हो चुके हैं, डिप्लोमेटिक बंद तो नहीं हुए, खैर बहुत कम रिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं, और हम एक डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल डोमेन की तरफ चल गए हैं। तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली पिछले एक हफ्ते के अंदर हुआ ये है इस नेगोशिएशन के अंदर कि ऑप्टिक्स बहुत ज्यादा जरूरी हो गए हैं प्रिंसिपल एक्टर्स के लिए।